जय हिंद। आज हम लोग चैप्टर श्वसन का कहानी पढ़ेंगे। ठीक है कि हम लोग सांस कैसे लेते हैं और कैसे छोड़ते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, एक बार सांस लेने में कितना समय लगता है, छोड़ने में कितना समय लगता है, एक बार जब सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर हवा कितना जाता है, सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कौन कौन सा जीव किस किस अंग से सांस लेता है, इसका पूरा कहानी हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चाहे वो 9th का हो स्टूडेंट, चाहे 10th का, चाहे कंपटीशन का, वो सब के लिए ये एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग बहुत सारे एग्जाम में ये क्या करता है, सवाल पूछता है। इसलिए हम आपसे केवल एक रिक्वेस्ट करेंगे, मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए। आपको 1% रटने की जरूरत नहीं, केवल वीडियो आप देखिएगा, पूरा दिमाग में आपको फिट हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम कहेंगे कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो किसको ग्रहण करते हैं, तो बहुत से लड़का यही कहते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। लेकिन 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 शायद आपको ये नहीं पता है कि हम लोग केवल ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते हैं। आपको ये कैसे बात बोल रही है, हम लोग तो सुने हैं कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, आप सही सुने हैं कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते ठीक है, लेकिन केवल ऑक्सीजन आप ग्रहण नहीं करते हैं, ऑक्सीजन के साथ आप और भी बहुत चीजें क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब वो क्या ग्रहण करते हैं, तो चलिए अब हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सांस लेना का मतलब हवा अंदर जाता है, हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर क्या जाता है, हवा। तो हवा में जो जो चीज उपस्थित रहेगा, अब ध्यान से सुनिएगा हम क्या कर रहे हैं। आपको खाली मालूम है कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, नहीं, सांस लेना मतलब का हवा अंदर जाना। तो हवा में जो जो उपस्थित होगा वो सब हवा के साथ आपके अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, अरे समझ में। तो अब सुनिए, हवा में क्या उपस्थित रहता है। देखिए यहाँ बोर्ड पे, हवा में क्या उपस्थित रहता है बबुआ। हवा में नाइट्रोजन कितना परसेंट, 78% उपस्थित रहता है। ऑक्सीजन कितना परसेंट उपस्थित रहता है, 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट उपस्थित रहता है, 0.03%। ये सब हवा में क्या है, उपस्थित है। अरे समझ में। आज जब हम हवा को ग्रहण करेंगे शरीर के अंदर, तो हमारे हवा के साथ साथ ये सब चीज अब अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा। नाइट्रोजन भी कितना जाएगा, 78%। ऑक्सीजन भी कितना जाएगा, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना जाएगा, 0.03%। ये सब जाता है कि नहीं जाता है, जाता है ना। तो हवा जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर मुख्य रूप से हम कह सकते हैं नाइट्रोजन को कितना ग्रहण करते हैं, 78%। ऑक्सीजन को कितना ग्रहण करते हैं, 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड को कितना ग्रहण करते हैं, 0.03%। क्यों? क्योंकि हवा में सब क्या रहता है, उपस्थित रहता है। अरे समझ में। लेकिन फिर भी सब लोग यही कहता है कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। काहे कहते हैं, इसके पीछे रीजन है। देखिए, हमने हवा के साथ नाइट्रोजन कितना लिए, 78%। ऑक्सीजन कितना लिए, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिए, 0.03%। लेकिन होता क्या है, जब हम सांस छोड़ते हैं, हवा छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो ये तो ग्रहण किए, लेकिन हमें नाइट्रोजन का काम नहीं है। तो जितना नाइट्रोजन 78% लिए हैं, नाइट्रोजन कितना परसेंट लिए हैं, 78% लिए हैं ना, और सेम 78% हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ध्यान से देखिए होता क्या है, हवा के लिए तो हवा के साथ नाइट्रोजन था, उसमें 78% हम तो ग्रहण कर लिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि 78% लिए और फिर नाइट्रोजन 78% हम क्या किए, छोड़ दिए। क्या कर दिए, छोड़ दिए। अब रहा किसका बात, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो है हम 21% ग्रहण किए, लेकिन 4% रखते हैं, केवल कितना परसेंट रखते हैं, 4% रखते हैं। और छोड़ कितना देते हैं, 17%। ध्यान से देखिएगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कितना लिए थे बबुआ, 21%। हवा में कितना उपस्थित है ऑक्सीजन, 21%। तो हम कितना ग्रहण किए थे, 21%। रखे कितना, 4%। छोड़े कितना, 17%। आ रहे समझ में। अभी है 4% जो ऑक्सीजनवा है हमारा क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर। अब कैसे बनता है हम आपको आगे बताएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वेस्ट पदार्थ है, खराब पदार्थ है, तो इसको छोड़ना क्या है, जरूरी है। तो इसलिए ये 4% ऑक्सीजन जो हमारे शरीर के अंदर है, रिएक्शन करके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कितना परसेंट बनेगा, 4%। कार्बन डाइऑक्साइड को कितना छोड़ते हैं, 4%। अरे समझ में। तो ध्यान से सुनिए, अब श्वसन का परिभाषा कैसे होगा। अब आपसे पूछेगा हवा में नाइट्रोजन कितना उपस्थित होता है, तो क्या बोलिएगा, 78%।
ऑक्सीजन कितना उपस्थित है, तो क्या बोलिएगा 21%। हवा में उपस्थित पूछेगा तो अब पूछेगा हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कितना उपस्थित है, तो क्या बोलिएगा 0.03%। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? एक तो ये सवाल हो गया, ये भी बहुत पूछता है। अब जब हवा को हम ग्रहण करते हैं तो नाइट्रोजन कितना ग्रहण करते हैं 78%, ऑक्सीजन कितना ग्रहण करते हैं 21%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्रहण करते हैं 0.03%। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? लेकिन ये तो ग्रहण करते हैं, लेकिन छोड़ते क्या है? नाइट्रोजन 78% ग्रहण किए हैं और सेम 78% क्या किए, छोड़ दिए। जितना लेनी है उतने क्या करनी, छोड़ दिए, ओकर कोनो काम नहीं है, तो जितना लेनी है उतना क्या करनी, छोड़ देनी। अब ऑक्सीजन का काम है, देखो बाबू ऑक्सीजन लेनी है कितना 21%, रखनी है कितना 4%, छोड़नी है कितना 17%। बात समझ रहे हैं? ऑक्सीजन कितना रखनी 4%, छोड़नी कितना 17%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ते हैं 4%। अरे समझ में? तो ये पूरा प्रक्रिया को, यह पूरा प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बबुआ, शोषण। अरे समझ में? क्योंकि हवा लेते हैं फिर हवा क्या करते हैं, छोड़ते हैं। छोड़ते कि नहीं छोड़ते हैं? तो परिभाषा बोलना है एक लाइन में, तो हम बोल सकते हैं हवा में उपस्थित नाइट्रोजन को 78% और ऑक्सीजन को 21% और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कितना परसेंट 0.03% को ग्रहण करना। क्या करना? ग्रहण करना। अब फिर क्या बोलेंगे, फिर बोल सकते हैं नाइट्रोजन को 78% और ऑक्सीजन को 4% रख के कितना परसेंट 17% और कार्बन डाइऑक्साइड को 4% छोड़ने की प्रक्रिया को, छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शोषण। क्या कहते हैं, शोषण। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो अब आपको एगो शोषण का बबुआ एगो ई परिभाषा हो गया। अरे समझ में? ये भी हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, समझ रहे मेरे बात को? अब कुछ भी पूछेगा आप आराम से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोई पूछेगा ऑक्सीजन कितना परसेंट हम लोग ग्रहण करते हैं 21%, रखते कितना है 4%, छोड़ते कितना है 17%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्रहण करते हैं 0.03%, छोड़ते कितना है कार्बन डाइऑक्साइड तो 4%, नाइट्रोजन कितना ग्रहण करते हैं 78%, छोड़ते कितना है 78%। बात समझ में आ रहा है? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? पूछे कहीं से पूछे, हम आराम से, अगर हमें अच्छा से जानकारी है तो कहीं से कुछ पूछे हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। समझ रहे मेरे बात को? अब आप चलिए, अब हम आपको दूसरा परिभाषा बता रहे हैं, दूसरा परिभाषा। अब ये क्या होता है, ध्यान से देखिए, कहते कि नहीं कहते? तो अब आपसे पूछेंगे सांस कहाँ से लेते हैं, मुंह से कि नाक से? तो बहुत लोग कहेगा नाक से। अब सुनो बबुआ, ना हम मुंह से सांस लेते हैं ना नाक से। अब कहिएगा ई क्या बात कह दिए, मुंह से नाक से तो सांस लेबे करेगा नहीं। ये एगो दरवाजा है, मुंह और नाक का है बबुआ, दरवाजा है। हम लोग सांस वास्तव में फेफड़ा से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, फेफड़ा से। ये तो मुंह और नाक का दरवाजा। हाँ, दरवाजा मुंह नाक दोनों, लेकिन मुंह से नहीं लेना चाहिए। कहाँ से लेना चाहिए, नाक से। क्यों? क्योंकि हवा में बहुत सारे धूल कंकड़ मौजूद होते हैं, और जब मुंह से सांस लेंगे तो हवा के साथ साथ धूल कंकड़ भी अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, और वो धूल कंकड़वा जाकर फेफड़ा में क्या करेगा, नुकसान करेगा। तो इसलिए मुंह से नहीं सांस लेते हैं, लेना चाहिए कहाँ से लेना चाहिए, नाक से। क्यों? क्योंकि देखिएगा हम लोग के नाकों में छोटा छोटा बाल होता है ना यहाँ पर, और वो बालवा क्या करता है कि वो धूल कंकड़ को क्या करता है, रोकता है, ताकि आपके शरीर के अंदर जाके फेफड़ा में नुकसान न करे। अरे समझ में? तो हम लोग मुंह नाक से सांस नहीं लेते। अब कोई पूछेगा मनुष्य कहाँ से सांस लेता है, तो कहिएगा मुंह से, नाक से ना, क्या कहिएगा, फेफड़ा से। क्यों? क्योंकि है मुंह नाक एगो दरवाजा है। अब आपको बताएंगे आगे, हवा जो है ना बबुआ, हवा नाक से फेफड़ा तक जाने में टोटल 8 गो दरवाजा है। टोटल कितना दरवाजा, 8 गो। अब वो 8 दरवाजा कौन है, क्या है, और नाम का है, हम आपको आगे बारी बारी से एक एक चीज क्या करेंगे, बताएंगे। बस अभी इतना समझिए, हम लोग नाक से सांस लेते हैं, सॉरी कहाँ से सांस लेते हैं, फेफड़ा से। हाँ, दरवाजा कौन है, नाक। तो कहाँ से जाना चाहिए, अंदर, नाक से। छोटा धूल कंकड़ जो रहेगा वो बाल उसको क्या करेगा, रोक देगा। समझ रहे हैं? तो अब सुनिए, हमने कैसे ग्रहण किए, क्या ग्रहण किए, पूरा कहानी बता रहे। हवा से हमने क्या लिए, ऑक्सीजन। कहाँ गया बबुआ, फेफड़ा में। ध्यान से देखिएगा कैसे हो रहा है कहानी। हवा से, ये हमारा फेफड़ा है, मान लो क्या है बबुआ, फेफड़ा। हवा से हम क्या लेनी, ऑक्सीजन। हवा से ऑक्सीजन कहाँ गया, फेफड़ा में। कहाँ गया, फेफड़ा में। हाई देखो, हाई केसिका है बबुआ, केसिका। अब ध्यान से देखिए कैसे कैसे हमारा कहानी होता है। पहले ध्यान से सुनिए। हम लोग को लगता है कि केवल खाना खाने से हमें ऊर्जा मिलता है, ना बबुआ। खाना खाने से
हमारा ग्लूकोज बनता है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में वो खाना जो है ग्लूकोज के रूप में जाके क्या होता है, कोशिका में बैठ जाता है। जो भी हम लोग खाना, कोई भी खाना, कुछ भी खाना खाते हैं तो उससे हमारा ऊर्जा नहीं मिलता है। अभी ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे समझ में आएगा। हम खाना खाते हैं तो जो भी खाना खाएं तो वो खाना जो है हमारे शरीर के अंदर केशिका में ग्लूकोज के रूप में जाके क्या होगा, बैठ जाएगा। हम जो भी खाना खाएं, मान लो हमारा केशिका, केसी, ठीक है, तो जो भी खाना का है तो ग्लूकोज के रूप में इसमें बैठ गया है C6H12O6। ये किसका सूत्र है बबुआ, ग्लूकोज का, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। जो भी हम लोग खाना खाए हैं तो हमारे शरीर में केशिका में ग्लूकोज के रूप में जाके वो क्या होगा, बैठ जाएगा। लेकिन अभी केवल खाना खाने से ऊर्जा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब तक ऑक्सीजन जाएगा नहीं, ऊर्जा रिएक्शन करेगा नहीं, तब तक हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। तो कैसे कैसे क्या होला, क्या एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। ध्यान से वीडियो आप देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम, ठीक है, अब हम हवा से क्या लेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ गया, फेफड़ा में। कहाँ गया, फेफड़ा में। अब एकरे में हीमोग्लोबिन होता है, फेफड़ा में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का सूत्र होला Hb। हीमोग्लोबिन का सूत्र क्या होता है, Hb। अब बेचारा Hb क्या करेगा, अब Hb या क्या करी, हीमोग्लोबिन हवा एकरा किसको पकड़ेगा, ऑक्सीजन को। केकरा के पकड़े, देखो ध्यान से, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ेगा, कपार पे से बेचारा धो ले। अब हीमोग्लोबिन यही जैसे कपार पे धो के टुकुर टुकुर लेके जाई, कहाँ, वहाँ केशिका में। कपार पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बैठा ले लगा और टुकुर 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 बेचारा जाएगा, कहाँ जाएगा बबुआ, केशिका में। कहाँ जाएगा, केशिका में। अब केशिका में ले गया के हीमोग्लोबिन, क्या करा के बबुआ, ऑक्सीजन के। अब यहाँ लिया के ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन को क्या कराएगा, रिएक्शन। क्या कराएगा, रिएक्शन। हवा से ऑक्सीजन कहाँ गया, फेफड़ा में। फेफड़ा में गया, अब हीमोग्लोबिन किसको पकड़ा, ऑक्सीजन को। कपार पे लेके टुकुर टुकुर कहाँ गया, केशिका में। अब ऑक्सीजन यहाँ आके ग्लूकोज से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। अब ऐसा रिएक्शन करेगा, तो जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के रिएक्शन करेगा बबुआ, तो प्राप्त होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और बाद प्राप्त होला बबुआ ऊर्जा। अब देखो ध्यान से, हमने को ऊर्जा कैसे मिलेला, ध्यान से देखो। ऑक्सीजन जब ग्लूकोज से रिएक्शन करेगा ना केशिका में जाके, तबे जाके हमें ऊर्जा का होगा, प्राप्त होगा। समझ रहे हैं, खाली खाना खिलाने से ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा। हम हमारे शरीर में जो ऊर्जा आएगा तबे तो कोई काम हम लोग करते हैं। अरे समझ, लोग देखते हैं ना, उन लोग कहता है कि थकान महसूस है तो क्या कहते हैं, हमारे बुझाता शरीर के एनर्जी खत्म बा, एनर्जी नहीं है, कहता है नहीं कहता है। तो एनर्जी कब मिलेगा, खाली खाना खिला से ना, जब सांस लेबो वो जो ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज से रिएक्शन करेगा तो अबे आपको क्या निर्माण होगा, CO2 जल, और क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा। तभी ना आपको ऊर्जा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये देखिए रिएक्शन कैसे कैसे होता है। आ रहा है समझ में। अब यहाँ से केशिका का कहेगा बेचारा फिर हीमोग्लोबिन के। जल का काम है केशिका का, जरूरी है, शरीर में पानी चाहिए और ऊर्जा भी चाहिए, ये दोनों रख लेगा। अब देखिए क्या करेगा, केशिका जो है ये दोनों का काम है, जल को ऊर्जा को क्या करेगा, रख लेगा। अब बेचारा फिर केशिका केकरा के बोलेगा, हीमोग्लोबिन के। ऑक्सीजन के लेकर रहे भाई, कहेगा भाई देख CO2 वा जो है नु, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा खातिर साला जीव के काल बस पूरा, एकरा के ले जो ये वेस्ट पदार्थ है, खराब पदार्थ है। अगर इस शरीर के अंदर रहेगा तो क्या करेगा, नुकसान करेगा कि नहीं करेगा। तो फिर बेचारा केशिका केकरा के बोली, हीमोग्लोबिन के, तो भाई देखो आइल बोल रही बड़ा, आइल बोल रही बड़ा, जइबे करब, हई देखो कार्बन डाइऑक्साइड के तू का ले जा, ले जा बाहरवा का कर दियो, छोड़ दियो। तो फिर बेचारा का करे, हीमोग्लोबिन फिर अब की केकरा के बैठाई कपार पे, CO2 के। समझ रहे। फिर यहाँ से हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का संकेत होता है Hb, ठीक है ना। अब ये CO2 को पकड़ेगा, फिर टुकुर टुकुर कपार पे से लेके बेचारा टुकुर 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 चलेगा, आएगा बेचारा हीमोग्लोबिन। आ रहा है समझ में। अब हीमोग्लोबिन बबुआ किसको पकड़ा है, CO2 को। फिर ऐसे लिया के कहाँ आएगा, फेफड़ा में। हीमोग्लोबिन कहाँ आएगा, फेफड़ा में। अब फेफड़ा से फिर इसको कहाँ निकाल देगा, हवा। हवा यानी कहाँ, शरीर से बाहर, शरीर से बाहर केकरा के, CO2 के। फेंक देगा कि नहीं फेंक देगा, आ रहा है समझ में। तो देखिए यही पूरा प्रक्रिया है असली श्वसन का। जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं हमारे शरीर में जाके कैसे ग्लूकोज से रिएक्शन करके कैसे ऊर्जा प्राप्त होता है, कैसे जाता है, कैसे का आता है, पूरा कहानी यही असली है। आ रहा है समझ में। तो इसको हमें कैसे बोलेंगे, कोई कहेगा श्वसन किसे कहते हैं, दूसरा परिभाषा तो बोल सकते हैं हवा से ऑक्सीजन, हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करके फेफड़ा से होते हुए
हवा से ऑक्सीजन को ग्रहण करके फेफड़ा से होते हुए हीमोग्लोबिन की मदद से, किसके मदद से, हीमोग्लोबिन की मदद से कहाँ जाना है, केशिका में, कहाँ जाना है, केशिका में। फिर केशिका में जाके ऑक्सीजन ग्लूकोज से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और फिर रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CO2 जल, और क्या बनाएगा, ऊर्जा। अरे समझ में, अब हमें जल और ऊर्जा का काम है। फिर है CO2 का क्या है, वेस्ट पदार्थ। तो फिर केशिका किसको बोलेगा, हीमोग्लोबिन को। भैया देख आइल बढ़ रही बड़ा हई हमारा खातिर खराब पदार्थ एकरा का ले जा, ले ले जा। तो फिर बेचारा हीमोग्लोबिन किसको पकड़ेगा, CO2 को। फिर उसको टुकुर टुकुर आते हीमोग्लोबिन CO2 को पकड़ के फेफड़ा से होते हुए कहाँ फेंक देगा, हवा यानी शरीर से बाहर, शरीर से बाहर। यही प्रक्रिया पूरा को हम क्या कहते हैं बबुआ, श्वसन। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं बेचारा हीमोग्लोबिन जो है पोस्टमैन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, पोस्टमैन का नहीं कर रहा है। बेचारा क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के ले जाता और CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, लेके आवता। बेचारा ये कर काम मिलता है। अरे समझ में, यही असली हमारा क्या है, श्वसन का रिएक्शन यानी परिभाषा है। समझ रहे मेरे बात को, आप इसको समझ रहे हैं। अब एक और बात, अब भैया हीमोग्लोबिन एक बार ऑक्सीजन से रिएक्शन करता और एक बार हीमोग्लोबिन केकरा से, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये भी पूछ देता है, जब ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करेगा, कहाँ से, हीमोग्लोबिन से, तो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अरे समझ में, कब बबुआ, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब CO2 हीमोग्लोबिन से क्या करेगा, रिएक्शन दो बार है ना। हीमोग्लोबिन एक बार ऑक्सीजन से यहाँ जाते वक्त, आते वक्त केकरा से पहले बार CO2 केकरा से, हीमोग्लोबिन से। तो अब CO2 अगर हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बोसिक हीमोग्लोबिन, कार्बोसिक हीमोग्लोबिन, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं बबुआ। तो ये भी पूछता है कि हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बता सकते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कार्बोसिक हीमोग्लोबिन। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, आ रहा है समझ में। तो मेरी उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं, तब इसके आगे का कहानी हम आपको क्या करेंगे, बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तब हम इसके आगे का कहानी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, ईमानदारी से पढ़िएगा तबे मजा आएगा। भाई पंचुछुर निहन पढ़िएगा तो मजा नहीं आएगा। और जो पंचुछुर निहन पढ़ता है वही कहता है कि हमें सब कुछ मालूम है। आ रहा है समझ में, क्योंकि बबुआ शिक्षा का अंत नहीं है। जो सच में अगर पढ़ता होगा और कभी ये नहीं कहेगा कि हमारा बहुत कुछ आता है, हम सब जानते हैं। समझ रहे हैं, कौन, जो सच में शिक्षा से जुड़ा होगा, सच में पढ़ाई का गहराई में ढुका होगा वो। अरे समझ में, आप पढ़ाई का रूल जानते हैं क्या होता है। जब आप पंचुछुर निहन एक दो घंटा पढ़िएगा नु, तो वो घड़ी लगता है नु कि का पढ़े, सब तो बुझाता क्लियर है, हऊ बनिए जाई, हऊ तो काले बने रही, हऊ तो अबे ना करी, यही सब चलता है, सब क्लियर है बहाना। तो अब जब पंचुछुर निहन एक दो घंटा ऐसे ही पढ़िएगा तब, और जब आप मन लगा दीजिएगा नु पढ़ाई में, और जब पढ़ाई में झुक जाइएगा अंदर, तो अब वही बुझाए करी बाप रे, अभी तो होई छूट गई, अभी हो बाकी बा, तनी होइहू बना लेते तो अच्छा रहला, तनी होइहू हो जाए तो तनी अच्छा रहला। समझ रहे मेरे बात को। कब, जब आप मन लगा के पढ़ना चालू कर दीजिएगा तो, क्योंकि बबुआ शिक्षा ज्ञान का अंत नहीं। अरे समझ में, जितना ग्रहण कीजिएगा उतना आपको क्या होगा, फायदा होगा। समझ रहे हैं, देखिए शिक्षा एक बार बार कहते हैं, शिक्षा जो है एक ऐसा धन है, एक ऐसा धन है जो इसका जीवन के अंत तक इसका ब्याज मिलता है, जीवन के अंत तक। यही एक ऐसा धन है जिसको आप जितना भी खर्चा कीजिए उतना आपको क्या करेगा, बढ़ेगा। जितना खर्चा कीजिए उतना आपका बढ़ेगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बोले हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसने जिसने पिया है उसने क्या किया है, दहाड़ा है। समझ रहे हैं, तो शिक्षा में बहुत ताकत है। आप ईमानदारी से पढ़ना चालू कीजिए ना, आप नॉलेज और जानकारी के लिए पढ़िए, तो अब आपको मजा आएगा कि हाँ कितना जानकारी इसमें नॉलेज भरा हुआ है। ऐसे पंचुछुर नियन पढ़ने से नहीं होगा। समझ रहे हैं, चलिए तो आगे हम पढ़ेंगे। अब शोषण का प्रकार देखिए, शोषण का प्रकार बबुआ दो प्रकार के होगा।
शोषण कितने प्रकार के? दो। एक होता है ऑक्सी शोषण, ऑक्सी शोषण, ध्यान से देखिएगा। एक होता है बबुआ अनॉक्सी शोषण, अनॉक्सी शोषण। शोषण कितने भाग में बबुआ? दो प्रकार के, इसे लिख सकते हैं। एक होता है ऑक्सी शोषण, एक होता है अनॉक्सी शोषण। शोषण के कोई को बेटा तो बोल सकते हैं दो गो, एगो ऑक्सी शोषण, एगो अनॉक्सी शोषण, बोल सकते हैं। अब देखिए ऑक्सी शोषण किसे कहते हैं, अब आपसे पूछेगा, सिंपल लॉजिक। ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सी शोषण। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी शोषण। आ रहे समझ में? अनॉक्सी शोषण किसे कहते हैं? अभी अब जाइए, अभी अब जाइए। अब आपसे पूछेगा अनॉक्सी शोषण किसे कहते हैं, तो अब आप क्या कह सकते हैं? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? अनॉक्सी शोषण। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? हमने क्या बोला, ध्यान से। ऑक्सीजन के उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं? ऑक्सी शोषण। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अनॉक्सी शोषण। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? लिख सकते हैं। ऑक्सीजन की O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सी शोषण कहते हैं। लिख सकते हैं, कहते हैं। अब हेकरा में क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन यानी O2, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति, अनुपस्थिति मतलब आप ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होने की क्रिया को क्या कहते हैं? अनॉक्सी शोषण, अनॉक्सी शोषण कहते हैं। बात समझ रहे होंगे मेरे? ज्यादा देखिए, रटना नहीं, समझना है। बार बार कहते हैं, रटने से नहीं होगा। जिस दिन आप समझने लगिएगा उस दिन आपका आत्मा खुश होगा, और जिस दिन आपका आत्मा खुश होगा उस दिन आप उसके बारे में अच्छे से जाने। अरे समझ में? इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं? ऑक्सी शोषण। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं? अनॉक्सी शोषण। बात समझ रहे हैं? अब एक और बात, इसे हम लोग इसे व या वही शोषण भी कहते हैं। व या वही, ध्यान से देखिए, इसे हम व या वही शोषण भी कहते हैं। क्या करें के? ऑक्सी शोषण का बात हो रहा है। ऑक्सी शोषण को क्या कहते हैं? व या वही शोषण भी कहते हैं। एक के हम कहते हैं अ व या वही शोषण, अ व या वही। अब आपसे पूछेगा व या वही शोषण किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा? ऑक्सी शोषण। अब आपसे पूछेगा अ व या वही शोषण किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा? अनॉक्सी शोषण को। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अब इसमें एक और बात, ये जो होता है बबुआ विशाल जीव में होता है। क्या में होता है? विशाल जीव। विशाल जीव मतलब का? बड़ा जीव में होता है। ऑक्सी शोषण जब भी होगा कौना जीव में? विशाल जीव में। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हई जो होता है छोटे जीव यानी सूक्ष्म जीव में, छोटे। अब पूछेगा विशाल ऑक्सी शोषण कौना में होता है? विशाल जीव में या छोटे जीव में? तो क्या बोलिएगा? विशाल जीव में। अनॉक्सी शोषण कौना में होता है? छोटे जीव में होता है। आ रहा है समझ में? अब एक और बात, ऑक्सी शोषण में CO2 और जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। ध्यान से देखिएगा, ऑक्सी शोषण में CO2 और जल का निर्माण होता है, और अनॉक्सी में CO2 और जल का निर्माण नहीं होता है। आ रहा है समझ में नू? मतलब एकरा में CO2 और जल का निर्माण बबुआ ना होला, केकरा में? अनॉक्सी शोषण में। अब एक और बात, इसमें जो ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है, ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है। अपघटन मतलब टूटना होता है, यानी ऑक्सी शोषण में ग्लूकोज जो है पूर्ण रूप से क्या होता है? टूट जाता है, एकदम पूर्ण रूप से टूट जाएगा। कौना शोषण में? ऑक्सी शोषण में। हई कहता है एकरा में ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन नहीं होता है, पूर्ण अपघटन नहीं होता है।
आ रहा है समझ में? नहीं होता। किसका बात हो रहा है बबुआ? अनक्षी शोषण का। बात समझ रहे हैं? यानी अक्षी शोषण में ग्लूकोज जो है हमारा पूर्ण रूप से टूट जाता है, अनक्षी में ग्लूकोज जो है पूर्ण रूप से नहीं टूटता है। अब एक और बात, अक्षी शोषण में ग्लूकोज के एक अणु, ग्लूकोज के कितना, ग्लूकोज के एक अणु अगर टूटता है, एक अणु टूटता है तो कितना एटीपी ऊर्जा जमा होता है? तो 38 एटीपी। कितना एटीपी बबुआ? 38 एटीपी। बड़ी भैया ये बड़ी बहुत पूछता है, ध्यान से सुनिए। ऑक्सी शोषण में ग्लूकोज के एक अणु, ग्लूकोज के कितना अणु? एक अणु जब टूटता है तो कितना ऊर्जा जमा होता है? 38 एटीपी। अब एटीपी क्या है हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी इतना समझिए, ऑक्सी शोषण में ग्लूकोज के एक अणु टूटने से कितना ऊर्जा जमा होता है? 38 एटीपी। हेकरा में ग्लूकोज के एक अणु टूटने से, एक अणु टूटने से 2 एटीपी ऊर्जा जमा होता है। कितना ऊर्जा बबुआ? 2 एटीपी। किसका बात हो रहा है? अनक्षी का। आ रहा है समझ में? अब आपसे पूछेगा ऑक्सी शोषण में ग्लूकोज के एक अणु टूटने से कितना ऊर्जा जमा होता है? तो क्या बोलिएगा? 38 एटीपी। किसका बात कर रहे थे? ऑक्सी शोषण। अब आपसे पूछेगा अनक्षी शोषण में ग्लूकोज के एक अणु टूटने से कितना ऊर्जा जमा होता है? तो 2 एटीपी। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? ये शोषण का भाग दूगो, ऑक्सी शोषण और अनक्षी, इसका पूरा कहानी था। आ रहा है समझ में? इसको आप समझ रहे हैं? इसको एक लाइन में हम लोग बोलना है तो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? शोषण कितने भाग में बटा है? 2, ऑक्सी शोषण और अनक्षी। ऑक्सी शोषण किसे कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं? ऑक्सी शोषण। और इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं? अनक्षी शोषण। इसे हम क्या कहते हैं? वह या वही शोषण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अवयवी शोषण भी कहते हैं। किसका बात हो रहा है? अनक्षी शोषण का। का में होता है? विशाल जीव में होता है। अनक्षी शोषण क्या होता है? छोटे जीव में होता है। अब ऑक्सी शोषण में CO2 जल का निर्माण होता है, अनक्षी में CO2 जल का निर्माण नहीं होता है। ऑक्सी शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है, अनक्षी में ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन नहीं होता है। ऑक्सी शोषण में ग्लूकोज के एक अणु टूटने से कितना ऊर्जा जमा होता है? 38 एटीपी ऊर्जा जमा होता है। किसका बात हो रहा है? ऑक्सी शोषण। अनक्षी शोषण में ग्लूकोज के एक अणु टूटने से कितना ऊर्जा जमा होता है? तो 2 एटीपी ऊर्जा जमा होता है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? ये पूरा शोषण का 2 भाग का कहानी, ठीक है? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसका कहानी आगे हम क्या करेंगे बताएंगे, ठीक है? चलिए, तो अब हम लोग इसका आगे का कहानी पढ़ेंगे, ठीक है? हम लोग शोषण का भाग पढ़ लिए, 2 भाग है, ऑक्सी शोषण और अनक्षी शोषण, और उसका भी कहानी हम लोग क्या कर लिए? पढ़ लिए नो। अब हम लोग पढ़ेंगे फेफड़ा के बारे में। क्या के बारे में? फेफड़ा। हमने बोला था कि हम लोग सांस जो लेते हैं कहाँ से लेते हैं? फेफड़ा से। हम आपसे शुरू में ये भी बोला था कि हमारे नाक मुंह रास्ता है, लेकिन नाक से फेफड़ा तक हवा जाने में टोटल कोई दरवाजा है? 8 गो। तो वो 8 दरवाजा कौन है, क्या नाम है, और पूरा हम लोग कहानी क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है नु? यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसका आगे का कहानी, तो चलिए सबसे पहले हम आपको एक फिगर बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब जैसे देखिए, ये आपको यहाँ हम आपको बता रहे हैं, फिगर बना के हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ आप देखिए, थोड़ा सा एक बार देखिएगा, क्लियर हो जाएगा आपका। आप ये बना रहे हैं, ठीक है? फेफड़ा, इसको बोलते हैं हम लोग मुख गुहा। इसको क्या बोलते हैं? मुख गुहा, ठीक है ना? मुख गुहा। ये हमारा फेफड़ा है। ये 2 गो हमारा फेफड़ा, फेफड़ा कई गो? 2 गो फेफड़ा हमारा यहाँ होता है, यहाँ एगो इधर है, एगो इधर है, और दोनों फेफड़ा के बीच में हृदय होता है, ठीक है नु? और थोड़ा दाएं तरफ क्या होता है? जुड़ा होता है। हृदय का कहानी आपको वीडियो बना के डाल दिए, आप देख लीजिएगा, पूरा कहानी समझ में आएगा। ये फेफड़ा हमारा कई गो है? 2 गो, ठीक है? ये 2 गो फेफड़ा है। फेफड़ा में बबुआ 3 गो भाग है। दाया फेफड़ा कई गो? 2 गो। दाया वाला फेफड़ा में 3 गो भाग, बाया वाला फेफड़ा में कोई गो भाग? 2 गो। यानी ये हमारा कौन भाग है? दाया भाग है। तो दाया वाला फेफड़ा में कोई गो भाग बोले? 3 गो। एगो ए मान लेनी है, बी है, क्या मान लेनी? सी। अब बाया वाला फेफड़ा में कोई गो भाग बोलनी? 2 गो। डी हो गया, क्या हो गया? अरे समझ में? मेरे तरफ से देखिए, ये दाया क्या हो गया? बाया। फेफड़ा कई गो बबुआ? 2 गो। दाया फेफड़ा में कितना भाग? 3 गो। बाया फेफड़ा में कितना भाग? 2 गो। कुल फेफड़ा में कितना भाग? 5 गो। कुछ पूछे हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? अब दोनों फेफड़ा के नीचे यहाँ डायफ्राम होता है। क्या होता है? डायफ्राम। ध्यान से देखिए, यहाँ पर फेफड़ा के बाद यहाँ पर एक डायफ्राम होता है,
इससे भी हम लोग डायफ्राम की मदद से ही हम लोग सांस क्या करते हैं, लेते हैं। इसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम। अब ये क्या करता है, डायफ्राम जब नीचे जाएगा तो सांस कहाँ जाएगा, अंदर। डायफ्राम नीचे तो सांस अंदर, डायफ्राम ऊपर तो सांस ऊपर। आ रहा है समझ में, यानी बाहर। डायफ्राम नीचे तो सांस अंदर, डायफ्राम ऊपर तो सांस बाहर। यानी हम कह सकते हैं कि डायफ्राम की मदद से सांस क्या करते हैं, लेते हैं और छोड़ते हैं, लेते हैं और छोड़ते हैं। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि डायफ्राम में नीचे आएगा तो सांस अंदर, और ऊपर जाएगा तो सांस बाहर। तो डायफ्राम की मदद से सांस हम क्या करते हैं, लेते हैं और छोड़ते हैं। आ रहा है समझ में। फेफड़ा कोई को बबुआ, 2 गो। दाएं फेफड़ा में कितना भाग, 3 गो। बाएं फेफड़ा में कितने भाग, 2 गो। कुल फेफड़ा में कितने भाग, 5 गो। बता सकते हैं। अब वो 8 को जो दरवाजा है कौन कौन है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो पहले देखिए ध्यान से, यही आपको बता रहे, उसके बाद बता रहे। ये जो छेदवा है, छेदवा, इसको बोलते हैं नासा छेद। जहाँ छेद है, जहाँ पर बाल, इसको क्या बोलते हैं, नासा छेद। ये नकिया के छेदवा है, नासा छेद। यहाँ से ये वाला भाग, इसको बोलते हैं नासा का पास। नासा छेद, नासा का पास। ये पीछे वाली सतवा को क्या बोलते हैं, फायरिंग। क्या बोलते हैं, फायरिंग। ये कंठवा को क्या बोलते हैं, लायरिंग। क्या बोलते हैं बबुआ, लायरिंग। कोई को नाम बता देने, ध्यान से सुनिएगा। नासा छेद, नासा का पास, फायरिंग और लायरिंग। नासा छेद, नासा का पास, फायरिंग और लायरिंग। आ रहा है समझ में। ओकरा बाद नासा छेद, ताकि आपको समझ में आ जाए। नासा छेद पहला, ओकरा बाद नासा कपास, नासा कपास। ओकरा बाद बोलनी है फायरिंग, फायरिंग। ओकरा बाद बोलनी है लायरिंग, लायरिंग। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हमारे हवा जो है नाक से होते हुए फेफड़ा तक जाता है। कोई गो दरवाजा, 8 गो। तो 4 गो दरवाजा अभी पढ़ने जा। नासा छेद, नासा का कपास, फायरिंग और लायरिंग। हई नकिया के छेदवा को बोलते हैं नासा छेद। यहाँ से ये वाला ऊपर वाला भागवा को, पूरा नकिया के ऊपर भागवा को बोलते हैं नासा कपास। पीछे वाली सतह को बोलते हैं फायरिंग। ये कंठवा को क्या बोलते हैं, लायरिंग। 4 गो भाग पढ़ लेना बबुआ। अब आगे देखो, ये 4 गो हो गया। हई भाग को बोलते हैं, 5वां भाग ट्रेकिया। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। अब बबुआ, अब देखो, फेफड़ा में 3 गो भाग रहा है। तनी पतला पतला लाइन नस टाइप के रहता है। एकरा में पतला पतला क्या होता है, नस। एमे एगो गुच्छा टाइप के रहेगा। क्या रहेगा, इसे गुच्छा टाइप में, गुच्छा टाइप में रहता है। अब क्या कहते हैं, एकरा सबको बताएंगे हम, ध्यान से देखिएगा आप। गुच्छा टाइप के रहता है, ठीक है। तो ई वाला भाग को क्या बोलते हैं, एकरा क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। है जो नसवा है ना, यहाँ तक नली है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। ये ट्रेकिया, इसको बोलते हैं ट्रेकिया। इसको बोलते हैं ब्रोकाइन, ब्रोकाइन, ब्रोकाइन। है जो नासवा जो है नासावा, इसको बोलते हैं ब्रोकोलेंस, ब्रोकोलेंस। है जो गुच्छवा नियन, गुच्छवा नियन, इसको बोलते हैं एल्बियल, एल्बियली। आ रहा है समझ में। ध्यान से देखिए, टोटल कितना भाग है नाक से लेके फेफड़ा तक जाने में, तो 8 को। कौन कौन, 4 गो हेड लिख ले बानी। सबसे पहले है नासा छेद, नासा का पास, फायरिंग लायरिंग, फायरिंग लायरिंग। ओकरा बाद ट्रेकिया, ब्रोकाइन, ब्रोकोलेंस और एल्बियली। ट्रेकिया, ब्रोकाइन, ब्रोकोलेंस और एल्बियली। बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं, अरे इतना पढ़िए कि एकदम माइंड में फिट हो जाए। हई हमार का ट्रेकिया। हई जो नसवा हमें गइल बा फेफड़ा में का है, ब्रोकाइन। एमे जो पतला पतला फेफड़ा में जो नसवा है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रोकोलेंस। हई जो गुच्छवा निहन बा, इसको क्या बोलते हैं, एल्बियली। क्या बोलते हैं, एल्बियली। अब बबुआ ध्यान से सुनो, गैस का जो एक्सचेंज होता है, गैस का एक्सचेंज, अरे बबुआ फेफड़े में नू ऑक्सीजन देता है फेफड़ा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, लेता है। तो गैस का एक्सचेंज कहाँ होला, फेफड़ा में। तो गैस का एक्सचेंज फेफड़ा के कौन भाग में, तो एल्बियली में। अब आपसे पूछेगा गैस का एक्सचेंज फेफड़ा के किस भाग में, तो क्या बोलिएगा, एल्बियली। अरे समझ में, तो एल्बियली लिख सकते हैं। इसी में गैस चेंज होता है, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं बबुआ, गैस चेंज होता है। यानी फेफड़ा ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो फेफड़ा के किस भाग में, एल्बियली में। अरे समझ में। तो हमारे नाक से जो हवा फेफड़ा तक जाता है, टोटल कोई को दरवाजा, तो 8 को। कैसे बोलेंगे, ध्यान से सुनिए, हम आपको याद करवा रहे हैं। नासा छेद, नासा का पास, फायरिंग लायरिंग। अरे समझ में। कि छेदवा को क्या बोलते हैं, नासा छेद। और जो यहाँ से यहाँ तक नासा का पास, पीछे वाले सतह को क्या बोलते हैं, फायरिंग। कंठ को लायरिंग। यहाँ का है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेकिया। ओकरा बाद ब्रोकाइन, ब्रोकोलेंस और एल्बियली। है कि नहीं। गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है, एल्बियली में।
बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? आ रहा है समझ में? अब के फेफड़ा तक जाने में हवा कितना दरवाजा? 8 गो। कौन कौन है? नासा शीत, नासा कपास, हैरिंग, लैरिंग, ट्रेकिया, ब्रोंकाइड, ब्रोंकलेंस और एल्वियल। बोल सकते हैं? नासा शीत, नासा कपास, हैरिंग, लैरिंग, ये क्या है? लैरिंग, ट्रेकिया, ब्रोंकाइड, ब्रोंकलेंस और एल्वियल। गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है? एल्वियल में। गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है? एल्वियल में। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? इतना पढ़ो कि एकदम माइंड में फिट हो जाए। अरे समझ में? अरे ईमानदारी से पढ़िएगा तब तो मजा आएगा। ये पूरा कहानी है फेफड़ा का, समझ रहे हैं? फेफड़ा में कितना भाग? 2। कितना भाग? 2। दाएं फेफड़ा में 3, बाएं फेफड़ा में 2। डायफ्राम कहाँ होता है? नीचे। डायफ्राम की मदद से सांस लेते हैं और क्या करते हैं? छोड़ते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अब एक और बात सुनिए, भगवान कितना बेहतरीन तरीका से हम लोग पूरा बनाए हैं। ध्यान से देखिए हम लोग का शरीर नासा छिद्र, यानी हम बोले थे कि नाक से सांस कहेगा तो लेवे नहीं जा, क्योंकि नाक में बबू हमारा छोटा छोटा बाल है, क्योंकि हवा जब जाएगा अंदर तो हवा में धूल कंकड़ मौजूद होगा, तो धूल कंकड़ अगर अंदर जाएगा तो फेफड़ा में जाकर हमें फेफड़ा को नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो इसलिए भगवान ने जब बाल दे दिले बने, क्या दे दिले बने? बाल, ताकि धूल कंकड़ को क्या कर सके? रोक सके। आ रहा है समझ में? लेकिन अब भगवान ने जब दिमाग सोचल है कि मान लो सर हवा बा, बाल जो है धूल कंकड़ तो रोक लेगा, लेकिन बाल एकदम छोटा से छोटा धूल है, धूल एकदम कंकड़ छोटा से छोटा, और उस ससुरा बालवा से बच के कहाँ चल गया? अंदर। ध्यान से सुनिएगा हम क्या करें। बाल तो रोक लेगा धूल कंकड़ को, ठीक है, मान, लेकिन कुछ कौन इतना छोटा है तो ओकरा के बाल रोक नहीं पाया, बाल रोक नहीं पाया, बाल से कहाँ चल गया? वो अंदर। तो बताइए कितनो छोटा भी है तो वो से क्या हुआ? लेकिन कौन कंकड़ है नु, फिर भी वो छोटा ही कौन क्यों ना हो, शरीर के अंदर जाएगा बबुआ, फेफड़ा में जाएगा तो नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? तो अब जब भगवान दिमाग लगे कि अगर यहाँ से बाल तो ठीक बात देता नहीं कंकड़ के रोके के, अगर बाल से बच के कोनो ससुरा कंकड़ अंदर चल गए, कहाँ चल गए? अंदर। तो भगवान देखो ऐसे का कोई ले हई नासा छिद बाबू, इसको क्या बोलेंगे? नासा कपास। तो अब नासा कपास में ध्यान से सुनिए, नासा कपास में एगो म्यूकस पदार्थ देले बाड़े। कौन पदार्थ? म्यूकस। म्यूकस क्वेश्चन होला बबुआ, चिपचिपा, चिपो चिपा। ध्यान से सुनिएगा। अब भगवान दिमाग लगेंगे कि अगर कोनो धूल कंकड़ नाक से हई छिद्र से, नासा छिद्र से, बाल से बच के अंदर चल गए छोटा से छोटा, तो अब ओकरा के रोके खातिर भगवान का कोई ने हई म्यूकसवा हन हई जैसे का भाग म्यूकस, सॉरी यहाँ से यहाँ कौन भाग? ई कौन भाग? नासा कपास है ना। तो नासा कपास में एगो म्यूकस पदार्थ दे देले, का देले? म्यूकस। और कैसा होता है? चिपचिपा। म्यूकसवा कैसा होता है? चिपचिपा। अगर कोनो छोटा से छोटा धूल कंकड़ बाल से बच के अंदर गया, बाल से बच के कहाँ गया? अंदर, तो वहां म्यूकसवा ओकरा क्या करी? चपका ली। ध्यान से सुनिएगा, अगर छोटा से छोटा धूल कंकड़ बच के अंदर गया, ये यहाँ से नासा छिद्र से अंदर जाएगा, तो नासा का पास में बैठल बा म्यूकस, होला ससुरा चिपचिपा, जैसे अंदर जाएगा उनका क्या करी? चपका ली। अरे ससुरा तू कहाँ जाता रही, तोरे खातिर तो हम बैठल बानी। समझ रहे मेरे बात को? गजाक देख किसको पकड़ेगा? के म्यूकसवा। अरे समझ में? उनका अपना में क्या करी? चपका ली। जो छोटा छोटा धूल कंकड़ बाल से बच के चल जाई है, तो अरे समझ में? इहे का होला, देखियो ध्यान से, तो तनी जब 4-5 दिन होला धूल कंकड़ छोटा छोटा जा के म्यूकसवा चपकावत 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 तनी नाक में जाम हो जाला बबुआ, तो देखे ला 2-4 दिन बाद हो खोखोड़ को में से मलाई निकाले नहीं जा, बुझाला? ओकरे के का कहनी जा? नौकटी ना कहनी, निकाल के चाटता भी है ससुरा, नहीं करता है, तो ओकरे के का कहनी जा? नौकटी। आ रहा समझ में? तो देखिए भगवान कितना बेहतरीन तरीका से हम लोग को बनाए हैं, इसका कोई जवाब नहीं। आ रहा समझ में? कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करता नहीं, भगवान पे भरोसा भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान ध्यान नहीं दे। बबुआ, भगवान कभी किसी को दो किस्म नहीं करते हैं, भगवान सबको एक समान देखते हैं। अब भगवान ध्यान देते हैं, बल्कि आप वो रूप से अभी भगवान को नहीं देख रहे हैं, ना अभी आप वो रूप से ध्यान दे रहे हैं। अब कहिएगा ना हम तो भगवान के मानी ना, ईमानदारी से पूजा पाठ सब करी ना, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, हम मानते हैं कि आप भगवान को मानते हैं, हम मानते हैं कि आप भगवान को मानते हैं, लेकिन आप भगवान की नहीं मानते हैं। हम क्या करें? ध्यान से सुनिएगा, हम मानते हैं कि आप भगवान को मानते हैं, लेकिन आप भगवान की नहीं मानते हैं। समझ रहे मेरे बात को मेरे भाई? अरे समझ लो। तो
भगवान जी कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। समझ रहे मेरे बात को? तो मेरे भाई आप भगवान की पहले अच्छे से समझिए, भगवान की मानिए, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक आपको रास्ता मिलना चालू हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बिना उनका एगो पत्ता भी हिलने वाला नहीं। समझ रहे मेरे बात को? अरे भगवान मेरे भाई देखो यहाँ कितना बेहतरीन तरीका से बनाए, देख रहे हैं? लोग भगवान पे शक करने लगते हैं। समझ रहे मेरे बात को? गरीब भी अच्छा खाना खा सके त्योहार में, ध्यान से सुनिएगा। आप भगवान को कहते हैं नु, ध्यान नहीं देते हैं, ये नहीं करते हैं। गरीब भी अच्छा खाना खा सके त्योहार में, इसलिए भगवान भी बिक जाते हैं बाजार में। समझ रहे मेरे भाई? तो आप भगवान पे दोष मत ठहराइए, आप अपने अंदर अभी कमी ढूंढिए कि मेरे अंदर अभी क्या कमी है, क्या गलती कर रहे हैं जिसके वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अब वो सिग्नल देते हैं, आप उसको सिग्नल को पकड़िए, आप पकड़ के उनको सुधारना शुरू कीजिए, आप फिर आगे बढ़िए। आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। समझ रहे मेरे बात को? तो चलिए आगे देखें हम लोग। तो ये हम लोग पढ़े ना, ये टोटल कितना दरवाजा। अब आपसे पूछेगा फेफड़ा कितना? 2। दाएं फेफड़ा में कितना भाग? 3। बाएं फेफड़ा में कितना भाग? 2। कुल फेफड़ा में कितना भाग? 5। हमारा नाक से सांस लेते हैं तो जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ा तक जाने में टोटल कितना भाग है? 8 गो। कौन कौन? नासा, शीत, नासा, कपास, हैरिंग, लैरिंग। अरे समझे, नासा, शीत, नासा, कपास, हैरिंग, लैरिंग, ट्रेकिया, ब्रोकाइन, ब्रोकलेंस और एल्वियली। ट्रेकिया, ब्रोकाइन, ब्रोकलेंस और एल्वियली। गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है? एल्वियली में। गैस का एक्सचेंज एल्वियली में। आ रहा है समझ में? डायफ्राम की मदद से सांस क्या करते हैं? लेते हैं और छोड़ते हैं। यहाँ तक पूरा कहानी समझ में आया आपको? आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिखिए, तब आपको आगे कुछ और भी अभी कहानी क्या कर रहे हैं बता रहे हैं। चले आगे, चलिए ये सब उम्मीद है आपको। अब यहाँ देखिए, अब इसका आगे कहानी हम आपको क्या करेंगे हैं। तो लेने में कितना समय लगता है? सांस लेने में एक बार जब सांस लेते हैं तो समय कितना लगता है बबुआ? 2 सेकेंड। अब अगर कोई पूछे एक बार जब सांस लेते हैं तो कितना समय लगता है, तो क्या बोलिएगा? 2 सेकेंड। और सांस छोड़ने में कितना समय लगता है? 3 सेकेंड। बता सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा। एक बार सांस लेते हैं तो कितना समय? 2 सेकेंड। छोड़ते हैं तो 3 सेकेंड। लेने देने में टोटल कितना समय? तो 5 सेकेंड। ये तो बता ही सकते हैं। जब एक बार सांस लेते हैं तो सांस जब लेते हैं तो हवा अंदर कितना जाता है? हवा अंदर कोई पूछे कितना, तो 500 ml। कितना जाता है बबुआ? 500 ml। आ रहा है समझ में? जब एक बार हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर हवा कितना जाता है? 500 ml। आ रहा है समझ में? अब यहां तक हो गया। सांस लेने की प्रक्रिया को बोलते हैं प्रश्वास। सांस लेने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रश्वास। क्या बोलते हैं? प्रश्वास। और सांस छोड़ने की प्रक्रिया, सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उच्छ्वास। क्या बोलते हैं? उच्छ्वास। अब ध्यान से सुनिए, सांस जो लेते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रश्वास। क्या बोलते हैं? प्रश्वास। और सांस को छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उच्छ्वास। क्या बोलते हैं? उच्छ्वास। अरे समझ में? अब कोई अगर पूछेगा प्रश्वास की परिभाषा बोलिए, तो अगर अच्छा से बोलना है तो कैसे बोलेंगे? कैसे? हम लोग पीछे वाला आपको क्लियर किए थे कि हवा से ऑक्सीजन को ग्रहण करके फेफड़ा से होते हुए हीमोग्लोबिन की मदद से कहाँ जाना है? कोशिका तक जाना। कहाँ जाना है? कोशिका तक जाना। अभी खाली लेने ही की बात हो रहा है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्वास। क्या बोले? हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करके फेफड़ा से होते हुए हीमोग्लोबिन की मदद से कहाँ जाना? कोशिका में। कहाँ जाना? कोशिका में। उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्वास। और फिर उच्छ्वास छोड़ने की प्रक्रिया, तो ओगरा कैसे बोलेंगे? कोशिका से CO2 यानी किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके हीमोग्लोबिन की मदद से फेफड़ा से होते हुए शरीर से कहाँ निकालना? बाहर। शरीर से कहाँ निकालना? बाहर। निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बबुआ? उच्छ्वास।
बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? आ रहा है समझ में? तो कुछ पूछे, प्रश्वास पूछे या उच्छ्वास पूछे, हम क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। एक लाइन में बोलना है तो सांस लेने की प्रक्रिया को प्रश्वास, छोड़ने की प्रक्रिया को उच्छ्वास बोल सकते हैं। अब इंसान सोया हुआ व्यक्ति, सोया हुआ व्यक्ति 1 मिनट में लगभग कितना सांस लेता है? तो लगभग 12 बार। कितना बार बबुआ? 12 बार। सोया हुआ इंसान 1 मिनट में कितना सांस लेता है? 12 बार। और जगा हुआ व्यक्ति एक बार में कितना, 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है? 18 बार लगभग। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? लगभग। यानी बबुआ हम कह सकतानी तो सोया हुआ इंसान जो सांस जो लेता है वो देरी से लेता है। क्या लेता है? देखिए क्यों? क्योंकि 1 मिनट में लगभग कितना बार सांस लेता है? 12 बार। हाली सांस लेता है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? जगा हुआ इंसान 1 मिनट में कितना बार? लगभग 12 बार। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? आ रहा है समझ में? यहाँ से यहाँ तक लगभग अभी क्लियर हुआ। तो हम क्या बोले? सांस लेने में कितना समय लगता है? 2 सेकेंड। बोल सकते हैं। सांस छोड़ने में कितना समय? 3 सेकेंड। लेने देने में कुल मिला के 5 सेकेंड। सांस जब लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर हवा कितना जाता है? 500 ml। लगभग कितना? 500 ml। बता सकते हैं? सांस लेने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रश्वास। सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उच्छ्वास। आ रहे समझ में? सोया हुआ इंसान 1 मिनट में लगभग कितना सांस लेता है? 12 बार। जगा हुआ इंसान 1 मिनट में लगभग कितना सांस लेता है? 18 बार। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? यहाँ तो कोई दिक्कत है? आगे चलें? चले तो इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे चल रहे हैं। चलिए, किस किस अंग से सांस लेता है? ये भी बड़ी पूछता है ना, पूछता है। कैसे पूछ दिया? मछली कहाँ से सांस लेती है? लोग कहते हैं गिल्स यानी गलफड़ा से। मनुष्य कहाँ से सांस लेता है? कॉकरोच कहाँ से सांस लेता है? पूछता है कि नहीं पूछता है? तो अब इसका पूरा कहानी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा जीव किस किस अंग से सांस लेता है। आ रहा है समझ में? तो चलिए अब उसका कहानी क्या है ध्यान से देखिए। एक बार ऐसा तरीका बता रहे कि आपको बना के याद हो जाएगा। मानो शेर, सांप, चूहा और पक्षी। ध्यान से देखिए। और पक्षी तो वो कितना बताए हो? 5 लोग। मानो शेर, सांप, चूहा और पक्षी, ये पांचों कहाँ से सांस लेता है? फेफड़ा से। कहाँ से लेता है? फेफड़ा से सांस लेता है। बोल सकते हैं बबुआ? कहाँ से सांस लेता है? फेफड़ा से। मानो शेर, सांप, चूहा, पक्षी, ये पांचों जीव जो है कहाँ से सांस लेता है? फेफड़ा से। बता सकते हैं? आप पूछेगा चूहा कहाँ से सांस लेता है? फेफड़ा से। सांप कहाँ से सांस लेता है? फेफड़ा से। शेर कहाँ से सांस लेता है? फेफड़ा से। मानव कहाँ से सांस लेता है? फेफड़ा से। पक्षी कहाँ से सांस लेता है? फेफड़ा से। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? ये पांचों जीव कहाँ से सांस लेता है? फेफड़ा से। इसलिए इसको एक भी लिखे हैं ताकि आपको याद करने में और समझने में क्या हो जाए? आसानी हो जाए। आ रहे समझ में? अब मक्खी, मच्छर, खटमल और जू बुझाला नु ढील के खटमल। मक्खी, मच्छर, खटमल, जू और कॉकरोच। कॉकरोच। ठीक है। ई बबुआ पांचों जीव है, मक्खी, मच्छर, हम क्या बोल दिया? खटमल, जू और कॉकरोच, यानी कीड़े मकोड़े भी इसमें कहा जाएगा? कीड़े मकोड़े भी। तो ये सब जो बबुआ जो सांस लेते हैं कहाँ से लेते हैं? ट्रेकिया से। कहाँ से? ट्रेकिया से सांस लेते हैं। सांस लेते हैं। बोल सकते हैं? कहाँ से सांस लेते हैं? ट्रेकिया से। एक है मक्खी, मच्छर, खटमल, जू और कॉकरोच कहाँ से सांस लेते हैं? ट्रेकिया से। बता सकते हैं? अब आपसे पूछेगा मच्छर कहाँ से सांस लेते हैं? ट्रेकिया से। मक्खी कहाँ से सांस लेते हैं? ट्रेकिया से। कॉकरोच कहाँ से सांस लेते हैं? ट्रेकिया से। जू कहाँ से सांस लेते हैं? ट्रेकिया से। अरे समझ। खटमल कहाँ से सांस लेते हैं? ट्रेकिया से। बता सकते हैं? नहीं बता सकते? कोई भी पूछे आराम से हम इसको क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। अरे समझ में? अब आपको थोड़ा यहाँ बता रहे हैं। जैसे मछली हो गया है, तो मछली कहाँ से सांस लेता है? गिल्स यानी गलफड़ा। गिल्स यानी कहाँ से बबुआ? गलफड़ा। अब केचुआ कहाँ से सांस लेता है? त्वचा से। कहाँ से लेता है? त्वचा से। अब मेढक ससुरा तीनों से सांस लेगा। कहाँ से सांस लेता है? तीनों। जमीन के अंदर रहेगा तो त्वचा से, जमीन से बाहर रहेगा तो फेफड़ा से, और पानी के अंदर रहेगा तो गलफड़ा से। ये तीनों से ससुरा सांस लेता है। अरे समझ में? तो जमीन के अंदर रहेगा, जमीन के अंदर कहाँ से सांस लेगा? त्वचा से।
कहाँ से लेगा? त्वचा। और जमीन के बाहर रहेगा तो फेफड़ा से। कहाँ से? फेफड़ा से। अब पानी के अंदर रहेगा तो कहाँ से सांस लेगा? गिल्स यानी गलफड़ा से। यानी बोल सकते हैं मेढक बबुआ तीनों से सांस क्या करता है? लेता है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? मेढक जमीन के अंदर रहेगा तो त्वचा से सांस लेगा, जमीन से बाहर रहेगा तो फेफड़ा से, पानी से अंदर रहेगा तो कहाँ से? गिल से सांस लेगा। किसका बात हो रहा है? मेढक का। आ रहा है समझ में? मछली कहाँ से? गिल से। केचुआ कहाँ से? त्वचा से। आ रहा है समझ में? इतना जीव आपको समझ में लगभग याद होना चाहिए, कौन सा जीव कैसे किससे सांस लेता है। आ रहा है समझ में? एक लाइन में हाईलाइटेड इसको मार दे रहे हैं। क्या बोलेंगे? मानव कौन सा जीव किस अंग से सांस लेता है, उसका पूरा कहानी क्या है? मानव, शेर, सांप, चूहा और पक्षी। ध्यान से सुनिएगा। मानव, शेर, सांप, चूहा और पक्षी कहाँ से सांस लेते हैं? ये पांचों फेफड़ा से। कहाँ से सांस लेते हैं? फेफड़ा से। आ रहा है समझ में? ओकरा बाद क्या है? मक्खी, मच्छर, खटमल, जू और कॉकरोच। आ रहा है समझ में? मक्खी, मच्छर, खटमल, जू और कॉकरोच, ये पांचों जीव कहाँ से सांस लेते हैं बबुआ? ट्रेकिया से। कहाँ से लेते हैं? ट्रेकिया से। बोल सकते हैं। अब मछली कहाँ से सांस लेते हैं? गिल्स यानी गलफड़ा से। अब केचुआ कहाँ से सांस लेता है? त्वचा से। कहाँ से सांस लेता है? त्वचा से। मेढक कहाँ से सांस लेता है? ये तीनों से। जमीन के अंदर रहेगा तो त्वचा से, जमीन के बाहर रहेगा तो फेफड़ा से, अब पानी के अंदर रहेगा तो कहाँ से सांस लेगा? गिल्स यानी गलफड़ा से। आ रहा है समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत है? उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इससे थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़े, आपको और से हम बेहतर से बेहतर वीडियो बना के आपके पास क्या करें, हम भेजें। कोई भी वीडियो आपको चाहिए, जैसे 9th हो, 10th हो, इंटर हो, कंपटीशन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, संविधान हो या मैथ हो, कोई भी चीज का दिक्कत हो आप कमेंट करके बताइएगा। सारे वीडियो आपके पास हम क्या करेंगे, भेजेंगे। ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद।